हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन। यूनिट नंबर 5 है हमारा, जिसका लेसन नंबर ये फर्स्ट है। हिंदी में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आप यहाँ पर इंडेक्स देख सकते हो और इंडेक्स में आप देख सकते हो कि आपका यूनिट नंबर जो 4 था उसका लेसन नंबर 1 और 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा है यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हमारा है लेसन नंबर फर्स्ट, जो इस वाली वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक लास्ट हमारा बच जाएगा लेसन नंबर 2, वो जो है हम अगली वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ आपका जो ये सब्जेक्ट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। टेलीग्राम का जो ग्रुप है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें जो है आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे आने वाले समय में। उसके बाद आपको जो है हमारी वेबसाइट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आपको फ्री नोट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। वेबसाइट का नाम है www.eklavyaSnatak.com। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारा है चैप्टर की शुरुआत। ठीक है, सबसे पहले हमारे सामने यहाँ पर है शेयर बाजार का परिचय। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वाले जो चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, लेसन में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे पहले आप परिचय यहाँ पर जान लीजिए शेयर मार्केट का, जो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, शेयर मार्केट से आप क्या समझते हैं? शेयर मार्केट का मतलब होता है वह स्थान जहाँ पर जो कंपनियाँ लिस्ट होती है उन कंपनियों के जो शेयर है वो आपको मिलते हैं। ठीक है, शेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक कोई कंपनी होती है, यहाँ पर जो है बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्ट होती है। ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है, वो जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर लिस्ट होती है और उनका जो कुछ हिस्सा है वो हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देख के बताता हूँ। कोई भी कंपनी है जो अभी शुरू हुई है, बहुत छोटी है, ठीक है, उस कंपनी का नाम है यहाँ पर ए। ठीक है, वो कंपनी शुरू हुई, उसने अपने आप से ही कुछ पैसे डाले, उसके बाद जो है कुछ पैसे लोन लिए, जैसे भी करके उन्होंने जो है कंपनी अपनी स्टैब्लिश की और अपनी जो कंपनी वहाँ पर बनाई। ठीक है, कंपनी बनाने के बाद उनको वहाँ पर फंडिंग मिली और उसके बाद जो है जो भी यहाँ पर प्रमोटर होता है या जो भी वहाँ पर बंदा होता है जिसने उस कंपनी को बनाया हो, ठीक है, उस कंपनी वाले के पास यहाँ पर कुछ शेयर होते हैं। ठीक है, और सारे जो है यहाँ पर करने के बाद, यानी कि फंडिंग उठाने के बाद और सब चीज़ करने के बाद जो है उनके पास शेयर्स बच जाते हैं। उसके बाद जब वो कंपनी बड़ी हो जाती है तो उसको स्टॉक मार्केट में यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो कंपनी है वो प्राइवेट से यहाँ पर हो जाती है पब्लिक लिमिटेड। ठीक है, पहले प्राइवेट लिमिटेड होती है, उसके बाद यहाँ पर आने के बाद वो पब्लिक हो जाती है, तो वो सार्वजनिक हो जाती है। उसके बाद जो कंपनियों के जो शेयर है कुछ हिस्सा वो हम भी खरीद सकते हैं, जो हमारे सामने यहाँ पर शेयर मार्केट में जो है उपलब्ध हो जाता है खरीदने के लिए। तो शेयर मार्केट वही जगह है जहाँ पर जो है आप कंपनियों के शेयर जो है खरीद सकते हो। ठीक है, अभी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट है। ठीक है, वहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिनको भी अपने पैसे इन्वेस्ट करने हो अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर को खरीद सकते हैं, शेयर को बेच सकते हैं। आसान शब्दों में अगर हम कहें तो शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर लिस्टेड कंपनियों की हिस्सेदारी हम खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। अब जैसे कि सब्जी खरीदने के लिए हमें मार्केट की ज़रूरत होती है, ऐसे ही यहाँ पर शेयर मार्केट की जो है दो जगह हैं जहाँ पर जो आप लिस्टेड कंपनियों के शेयर जो है वो खरीद सकते हो। ठीक है, एक है BSE और एक है NSE। ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इन दोनों एक्सचेंज से जो है आप यहाँ पर जो शेयर्स है वो खरीद सकते हो। इन दोनों के भाव में थोड़ा सा जो है यहाँ पर अंतर होता है। अब यहाँ पर हम लिस्टेड कंपनियां क्यों बोल रहे हैं? लिस्टेड कंपनियां इसलिए क्योंकि जो कंपनी यहाँ पर लिस्ट है आप उन्हीं के शेयर्स यहाँ पे खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे जोमेटो जो है एक नई कंपनी है, आपको पता है, जो डिलीवरी वाली है। तो जो जोमेटो जो है पहले लिस्टेड नहीं थी तो आप उसके शेयर्स नहीं खरीद सकते थे, लेकिन जब वो अपना IPO लाई तो आप जो है उसके जो शेयर्स है वो खरीद सकते हो। तो लिस्ट जो हो जाती है उसी के शेयर्स आप जो है खरीद सकते हो। तो वो अपना IPO लाई थी। IPO के बारे में भी आपको इस चैप्टर में हम बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, शेयर ब्रोकर्स के माध्यम से खरीदे जाते हैं। देखिए, शेयर्स को जो है आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते, आपको एक ब्रोकर चाहिए होता है। तो ब्रोकर जो है अभी बहुत सारे जो मार्केट में जो है डिस्काउंट ब्रोकर अवेलेबल है। बहुत सारे ब्रोकर है, जैसे जीरोधा का नाम सुना होगा आपने, अपस्टॉक का नाम सुना होगा, ग्रो का नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सारी जो है ये ब्रोकर्स है, डिस्काउंट ब्रोकर, ये आपको जो है शेयर्स खरीदने के लिए यहाँ पर जो है बीच में ये काम करते हैं। इनके माध्यम से आप शेयर्स खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियां कॉरपोरेट इकाइयां हैं जो भारतीय कंपनी अधिनियम के द्वारा पंजीकृत है। देखिए,
यहाँ पर उन कंपनियों को लिस्ट किया जाता है जो कंपनी जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है या जिनका मार्केट में नाम है, यानी कि एक बड़ी कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो जो बन गई है। और आपको पता है जो कंपनियां ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाती है, लॉस में चल रही होती, तो शेयर्स में जो है यहाँ पर शेयर मार्केट में उनका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है। ठीक है, जैसे आपको पता है जोमेटो बहुत ऊपर लिस्ट हुआ था, उसके बाद उसका जो शेयर है वो नीचे आ गया था। तो ये सारी चीज़ें होती है। सही स्टॉक में निवेश करने से व्यापारियों को यहाँ पर जो है जल्दी रिटर्न मिल जाता है। देखिए, अगर आप जो है अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न है वो अच्छे देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के जो रिटर्न होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कंपेयर करें किसी और से भी। जैसे एफडी से कंपेयर करोगे आप किन्हीं सब चीज़ों से तो ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो रिस्क है वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए किसी तरीके की जो यहाँ पर नियम है, कानून है, जो पंजीकरण है, ठीक है, और लेन देन की जो निगरानी रखता है वो यहाँ पर करता है सेबी। यहाँ पर सेबी जो है यहाँ पर बड़ा होता है, बहुत बड़ा, और यही जो है सभी चीज़ों को यहाँ पर वो करता है। जो इन्वेस्टर होते हैं उनकी सुरक्षा का भी जो काम है वो यहाँ पर सेबी करती है। आपने सुना होगा आरबीआई के बारे में, तो आरबीआई जैसे बैंकों का बैंक है, सभी चीज़ों के ऊपर निगरानी रखता है, ऐसी शेयर मार्केट में जो बॉस होता है वो यहाँ पर सेबी होता है, वो सबके ऊपर यहाँ पर नज़र रखता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा शेयर मार्केट का इंट्रोडक्शन। एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, शेयर मार्केट ऐसी जगह है जहाँ पर आप लिस्टेड कंपनियों के शेयर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए आपको एक ब्रोकर की जरूरत होगी, जो कि आजकल जो है बहुत सारे उपलब्ध है। ठीक है, आप स्टॉक जीरोधा जैसे, और इसकी जो सारी जो निगरानी है, जैसे जो शेयर खरीद रहे हैं बंदे, जैसे हम हैं इन्वेस्टर हैं, तो हमारी सुरक्षा की जो सारी जिम्मेदारी होती है वो सेबी के ऊपर होती है। ठीक है, सेबी यहाँ पर जो है बड़ा होता है। आगे आपको समझ में, देखिए शेयर बाजार के निम्नलिखित कार्य, जो शेयर बाजार है उसके यहाँ पर जो है क्या क्या कार्य हैं वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जो शेयर मार्केट है वो काम कैसे करता है, जो कंपनियां हैं वो शेयर मार्केट में लिस्ट की होती है उनका क्या फ़ायदा होता है। देखिए दोस्तों, जो कंपनियां हैं उनका शेयर मार्केट में लिस्ट होने पर बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप मान लेते हैं कि आप और मैंने एक कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, तो आपने और मैंने एक कंपनी स्टार्ट की, आपने जो है अपने घर से जुगाड़ किए, अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, ठीक है, और आपने भी जो है इन्वेस्ट किया और मैंने भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, आप हो ए और मैं हूँ यहाँ पर बी। ठीक है, तो आप और मैंने यहाँ पर कंपनी बनाई, उसके बाद जो है हमने उसे कुछ लेवल तक ऊपर ले गए, उसे बनाया, प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बाद हमने इन्वेस्टर से पैसे उठाए। इन्वेस्टर से पैसे उठाने के बाद जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर वो करता है, अपने पैसे इसमें डालता है, तो उसका जो है एक मार्केट कैप डिसाइड हो जाता है। मार्केट कैप का मतलब है कि उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी होगी, यानी वो कंपनी टोटल अभी कितने की है, अगर कोई बंदा उसे खरीदना चाहता है पूरा का पूरा तो एक वैल्यूएशन डिसाइड हो जाती है, और उस वैल्यूएशन पे यहाँ पर जो है आपको पैसे जो है वो मिलना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, और वैल्यूएशन जो है बढ़ती रहती है। कंपनी 500 करोड़ की हो जाती है, 1000 करोड़ की हो जाती है, 10,000 करोड़ की हो जाती है, ऐसी ही हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो जितना जल्दी इन्वेस्ट करता है उसको उतना ज़्यादा फायदा होता है। जैसे आपने और मैंने कंपनी बनाई है तो हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है परसेंटेज होगा कंपनी का, उसके बाद उनके पास होगा जिसने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसके बाद सबसे लास्ट में और सबसे महंगा मिलता है उन लोगों को जो यहाँ पर शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद खरीदते हैं। तो यही होता है, जो कंपनियां होती है उनका फ़ायदा क्या होता है, शेयर मार्केट में जैसे ही वो लिस्ट होते हैं तो उनको एक हाई वैल्यूएशन वहाँ पर जो है मिल जाती है, और मार्केट क्या है करेक्ट कर देती है। अगर बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मिली हुई है और प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहे तो अपने आप जो है उसका शेयर गिर जाएंगे, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए शेयर इस तरीके से जो है यहाँ पर शेयर बाजार जो है वो काम करता है। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा होता है। अगर आपने एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे यहाँ पर जो है मल्टीपल हो जाएंगे, अच्छे रिटर्न मिलेंगे दूसरे किसी इन्वेस्टमेंट की तुलना में। और कंपनियों को क्या होता है, यहाँ पर प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड हो जाती है तो उनको भी यहाँ पर फायदा होता है, वो अपनी चीज़ें देख सकते हैं। मतलब एक पैसा जुटाने का एक तरीका समझ लो आप कंपनी के लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए शेयर बाजार जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक घटक है। ये कंपनियों को स्टॉक, शेयर और कॉर्पोरेट बॉन्ड की पेशकश करने के लिए, धन जुटाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, उनको पैसे डालने होते हैं। जब भी वो अपना आईपीओ लाती है तो उस आईपीओ का साइज़ होता है 10,000 करोड़, 12,000 करोड़, जो भी उसका साइज़ होता है। उसके बाद जो है आईपीओ में जो भी बंदे अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं तो वो 10,000 15,000 का एक वो होता है, 14-15,000 का लॉट होता है, उसे खरीदना होता है। और उसके बाद जो है जिसको भी वो लॉट मिलता है उसको शुरुआत वाले जो शेयर्स है वो मिल जाते हैं कंपनी के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। निवेशकों को कंपनियों की वित्तीय उपलब्धियों में भाग लेने, पूंजीगत लाभ के माध्यम से लाभ कमाने और ये सारी जो चीज़ें हैं आय अर्जित करने की अनुमति होती है। देखिए जो कंपनी है उसका काम क्या था, वो शेयर मार्केट में लिस्ट हो गई, उसकी वैल्यू हो गई, उसे पैसे मिल गए जितना चाहिए था धन जुटाने का। निवेशकों को क्या फ़ायदा होता है, हम जैसे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है,
कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट कर रही है, कंपनी का यहाँ पर वैल्यूएशन बढ़ रहा है, तो ऐसे हमारे शेयर का प्राइस भी बढ़ता है। कंपनियां जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेती है तो वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर धारकों को यानी कि हमें कुछ पैसे भी देती है, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। जिस भी अकाउंट से आपका जो डीमेट अकाउंट और ये आपका जो ब्रोकर वाले ऐप में जो भी आपने अपना अकाउंट डाला है उसमें डायरेक्ट आ जाता है डिविडेंड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टॉक या शेयर किसी कारोबार का मालिकाना हक होने का निशान है। देखिए, जो भी आप उस कंपनी के शेयर खरीद रहे होते हो, आपने चाहे 1 शेयर खरीदा हो या 1000 शेयर खरीदा हो, आप उस कंपनी के मालिक हो जाते हो उतने परसेंटेज के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए मान के चलिए कि आपने और मैंने ये कंपनी स्टार्ट की थी, कोई कंपनी, ठीक है, और उसका 100% जो है अपने पास होगा, 50% आपके पास होगा, 50% मेरे पास होगा। उसके बाद हम किसी इन्वेस्टर को देंगे, 10% वहाँ से चले जाएंगे, 10% आपसे चले जाएंगे, 10% मेरे से चले जाएंगे। ऐसे ऐसे जो है बहुत कम रह जाता है किसी के पास। और जब शेयर मार्केट में इसको लिस्ट करते हैं और जिस समय पैसा उठाते हैं उस समय पूरे में 5% ही कंपनी को दिया जाता है, 5 या 10, ज़्यादा नहीं दिया जाता। और उसके बाद अगर आपने एक भी शेयर खरीदा तो आपके पास 0.1% या पॉइंट मतलब कुछ भी आपके पास जो है वहाँ पर आपका हक हो जाता है। इसलिए ये बोला जाता है कि मैंने इस कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, ठीक है। मालिक हो जाते हैं लेकिन बहुत जो है छोटे हिस्सा होता है, बहुत ज़्यादा छोटा हिस्सा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर समझते हैं प्राइमरी मार्केट के बारे में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे जो है 2 मार्केट होते हैं, एक होता है हमारा प्राइमरी मार्केट, एक होता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इन दोनों मार्केट को समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर प्राइमरी मार्केट। देखिए, प्राइमरी मार्केट का मतलब होता है आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, यानी जो शुरुआत के जो शेयर्स जाते हैं ना, यहाँ पर जो आईपीओ का समय होता है, ठीक है, वो जो है वो यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। आईपीओ यानी कि प्राथमिक बाजार का एक उदाहरण, और इसे नए निगम बाजार के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, जब भी कोई कंपनी पहली बार लिस्ट होती है तो वो अपना आईपीओ लाती है, यानी कि वो अपने पास जो उनके पास शेयर्स है, अपनी कंपनी का हिस्सा है, उसका छोटा सा हिस्सा वो मार्केट में डालती है और वो बहुत ज़्यादा पैसा उठाने का यहाँ पर प्रयास करती है, ठीक है। जो सरकारी कंपनियां हैं वो तो सही वैल्यूएशन पे लिस्ट होती है, जो लेकिन जो ये कंपनियां हैं जो कि नए नए यूनिकॉर्न बनना स्टार्ट हुए हैं या जो नई नई कंपनियां मार्केट में आ रही है, वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे जो है यहाँ पर पैसे उठाती है, लिस्ट हो गया, ठीक है। तो आपने देखा होगा इसी हिसाब से जो पेटीएम का शेयर है वो कितना ज़्यादा नीचे गिरा। तो इसी तरीके की चीज़ होती है। जब आईपीओ आता है इसका तो वो हमारा यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में आता है, ठीक है। प्राइमरी मार्केट से ही आप पहली बार उन शेयर्स को यहाँ पर खरीद सकते हो। आप जो है आईपीओ के लिए अप्लाई करोगे, आपको आईपीओ अलॉट हो जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पर जो चीज़ें होंगी वो सब प्राइमरी मार्केट में होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, वो शेयर्स आप खरीदते हो और बेचते हो जो पहले से ही लिस्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये केवल नई प्रतिभूति हो, यानी कि सबसे पहली बार जो आती है यहाँ पर वो उससे संबंधित है ये, ठीक है। प्राथमिक बाजार की मुख्य भूमिका विभिन्न संस्थाओं के लिए पूंजी का निर्माण है। देखिए, जो प्राथमिक मार्केट में यहाँ पर आती है, जो सबसे पहली बार आईपीओ लाती है, वो उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है पैसे उठाना मार्केट से। जैसे कि वो कंडीशन देखती है मार्केट, जैसे कि चल रहा है मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आईपीओ लाते हैं और वहाँ पर जो है पैसा उठाते हैं। ये निवेशकों को अपनी बचत निवेश करने की अनुमति देता है। यहाँ पर क्या है कि आप जो है आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको मिल जाएगा आईपीओ। तो वहाँ पर जो है आपको कई बार प्रॉफिट भी हो जाता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है आईपीओ में अप्लाई करने से जो अच्छी कंपनियां होती है वो 50% या 90% भी उछाल पे लिस्ट होती है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है कई बार अगर आपको अलॉट हो जाता है। तो कंपनियां जो है यहाँ पर नई प्रतिभूतियाँ जारी करती है जिनका जो है अन्य एक्सचेंज पर कभी भी कारोबार नहीं किया गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ना, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, वही शेयर यहाँ पर आते हैं जो कि कभी पहले भी किसी एक्सचेंज पर नहीं आया हो, ठीक है। ये पहली बार ही लिस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो पहली बार का कारोबार है, इसलिए इसको प्राइमरी मार्केट बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे टाटा मोटर्स है, ठीक है। तो टाटा मोटर्स पहली बार नहीं हो रही है, वो बहुत पहले से उसके शेयर्स देखने को मिलते हैं, तो वो आपको सेकेंडरी मार्केट में देखने को मिलेंगे। प्राइमरी मार्केट में वही देखने को मिलेंगे जो नई नई कंपनी है जो अभी अभी लिस्ट हो रही है, ठीक है। ये सरकार, व्यवसाय और अन्य संस्थानों को इक्विटी और ऋण उपकरण जारी करके पूंजी जुटाने की अनुमति देती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सरकारी कंपनियां भी लिस्ट होती है प्राइमरी मार्केट में, जो दूसरी कंपनियां हैं वो भी यहाँ पर लिस्ट होती है और अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा यहाँ पर पब्लिक के सामने रखती है कि वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, ठीक है। और जैसे बहुत सारी कंपनियों को क्या होता है, पैसे वैसे जुटाने के लिए, किसी काम के लिए उनको पैसे रखने हो तो वो भी पैसे यहाँ पर मिल जाते हैं, ठीक है।
पर इसमें जब आईपीओ लाती है वो, तो उनको यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है पैसा मिलता है, सेकंड टाइम के लिए भी वो अपना कुछ लाते हैं, और ये सारी चीज़ें होती है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो प्राथमिक बाजार का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दीर्घकालिक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करना। यानी इस समय क्या है, बाजार में जब भी वो अपना वो लाती है आईपीओ, तो उसके अंदर उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है कि बहुत ज़्यादा पैसा लेना, और जो कि लंबे समय के लिए यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब ये यहाँ पर सेकेंडरी मार्केट को समझते हैं, द्वितीयक बाजार को। तो ये अपना नॉर्मल वही वाला मार्केट है जहाँ पर जो हम शेयर्स है वो खरीदते हैं किसी ब्रोकर के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर आपको वो कंपनी देखने को मिलेगी जो कि पहले से ही लिस्ट हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो नई नई आई है, आईपीओ वगैरह जो है इसमें नहीं आता, वो फर्स्ट वाले में ही आता है। तो द्वितीयक बाजार में पहले जारी किए गए स्टॉक, यानी कि जो पहले से ही जारी किए गए स्टॉक्स और बॉन्ड है वो आप यहाँ पर जो है खरीद सकते हो, ठीक है। जैसे कि पहले से यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्री लिस्ट है, आप उसे खरीद सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप की जो कंपनियां हैं जो पहले से ही लिस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। द्वितीयक बाजार वो स्थान है जहाँ निवेशक प्राथमिक बाजार में पहले से पेश की गई प्रतिभूतियों को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। जो कि प्राथमिक बाजार में पहले ही आ चुके हैं, उसके बाद ये यहाँ पर ये द्वितीयक बाजार में आएंगे, और जो बंदा है वो उसे खरीद सकता है। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसको बीएसई बोलते हैं, एक वो जगह है जहाँ से आप खरीद सकते हो। जब भी आप कोई शेयर खरीदोगे तो वहाँ पर डिलीवरी के साइड में आपको एक ऑप्शन मिलेगा बीएसई का और एनएसई का। आप चाहे तो उसे एनएसई से भी खरीद सकते हो और बीएसई से भी खरीद सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बीएसई हो गया अपना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएसई हो गया अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और अन्य सभी स्टॉक एक्सचेंज और जो बॉन्ड है वो द्वितीयक बाजार में ही अपने यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक बार जब कोई सुरक्षा किसी एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हो जाती है, देखिए यहाँ पर जब भी कोई शेयर जो है यहाँ पर जो एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो वह द्वितीयक बाजार में व्यापार के लिए पात्र हो जाती है, ठीक है। तो आप जो है उसको खरीद सकते हो, बेच सकते हो। यहाँ पर कुछ दिक्कतें तब भी आती है, जैसे मान के चलिए किसी शेयर में लिक्विडिटी नहीं है तो वो आपको बेचने में दिक्कत होगी। उन सब की बातचीत हम जो है लास्ट में करेंगे, वहाँ पर आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक इसके लिए बताया गया है, ठीक है। और द्वितीयक बाजार निगमों और उनकी अल्पकालिक तरलता आवश्यकताओं को पूरा करने में यहाँ पर सहायता करता है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट है वो है लिक्विडिटी की, ठीक है। अगर जो है उस शेयर में लिक्विडिटी नहीं है, कोई जो है आप उसे खरीद रहे हो लेकिन वो उसे कोई जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीद लिया, ठीक है, जब आप उसे बेचोगे और कोई बंदा जो है उसे खरीदना नहीं चाह रहा है तो वो आपका बिकेगा नहीं, वहाँ पर दिक्कत जो है वो आ जाती है, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे यहाँ पर देखिए, ये हमारा जो है दूसरा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे 3 टाइप की चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप शेयर मार्केट के बेसिक्स को यहाँ पर समझ रहे हो, ठीक है। एक है आईपीओ। आईपीओ का मतलब होता है पर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि सबसे पहली बार जनता के सामने जब कोई कंपनी अपने शेयर को लिस्ट करती है, यानी आईपीओ लाती है। एक होता है एफपीओ, यानी कि दूसरी बार उनको पैसे की ज़रूरत होती है और वो जो अपने शेयर को लिस्ट करते हैं उसके बदले में वो पैसे चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है ओएफएस। ये तब होता है जब उस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं जिनके पास शेयर्स है वो अपने शेयर्स बेचकर और बदले में पैसे लेना चाहते हैं, तब ये ओएफएस यहाँ पर जो है देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो तीनों है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आईपीओ की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, और बहुत सारे जो लोग हैं वो आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब भी कोई कंपनी आती है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट लोग क्यों करते हैं और आईपीओ इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि इसमें लोगों को फ़ायदा हो जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा डबल का फ़ायदा हो जाता है। अगर वो एक अच्छी कंपनी है, डबल प्राइस पे लिस्ट हो रही है वो, ठीक है, तो वो डायरेक्ट डबल हो जाती है, और जिन लोगों को यहाँ पर अलॉटमेंट होती है उनके 15,000 के यहाँ पर 30,000 जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क भी होता है, हो सकता है वो कंपनी जो है लिस्ट होते ही बहुत ज़्यादा गिर जाए, जैसे पेटीएम के साथ हुआ था, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है। तो आईपीओ की बात कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्या बताया गया है, प्राथमिक बाजार में जनता को प्रतिभूतियों की बिक्री। देखिए सबसे पहले जब प्राथमिक बाजार में यहाँ पर आईपीओ जो है उसको यहाँ पर लॉन्च किया जाता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर शुरुआत में वह समय होता है आईपीओ का जिस समय जो सार्वजनिक कंपनियां होती है वो अपना आईपीओ लाकर और उसके माध्यम से यहाँ पर वो जो है निजी कंपनी सबसे पहले यहाँ पर जो है जनता के पास अपने शेयर रखती है और वहाँ पर जो है सार्वजनिक कंपनी बन जाती है, ठीक है दोस्तों। सबसे मतलब कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो कि निजी कंपनियां हैं, वो सबसे पहले यहाँ पर सार्वजनिक कंपनी बनती है और अपनी कंपनी के जो भी उनकी कंपनी है उस कंपनी के जो शेयर्स है उनको यहाँ पर शेयर मार्केट में लिस्ट करती है थ्रू आईपीओ, ठीक है। तो ये वही होता है आईपीओ, मैंने आपको बताया भी था। ये धन का सबसे बड़ा स्रोत है, यानी कि वो अपने बहुत कम शेयर्स को यहाँ पर मार्केट में डालती है और उससे बहुत ज़्यादा जो पैसा है वो यहाँ पर इन्वेस्टर से लिया जाता है।
इसलिए इन्वेस्टर को जो है ये आईपीओ में जो शेयर्स है वो इतने महंगे मिलते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लास्ट में उस कंपनी में पैसे डालते हैं, उससे पहले ही उस कंपनी में जो है उसके जो खुद के मालिक है उन्होंने पैसे डाल रखे हैं, फिर और भी इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर, उन्होंने पैसे डाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होती है। किसी व्यवसाय के विकास में आईपीओ का एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान होता है। देखिए, जब भी किसी कंपनी का आईपीओ आता है तो वो उस कंपनी के लिए बहुत खुशी का माहौल होता है, क्योंकि जो कंपनी है बड़ी हो गई है, इसका मतलब है प्राइवेट कंपनी से पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई है वो, और जो है उस कंपनी की वैल्यू हो जाती है कि ये शेयर मार्केट में लिस्ट है। ये कंपनी को सार्वजनिक पूंजी बाजार के माध्यम से धन तक पहुंच यहाँ पर जो बना देती है। ठीक है, यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। जब भी यहाँ पर शुरुआती में जो सार्वजनिक कंपनी है वो अपना पेशकश करती है यहाँ पर, तो उसके बाद जो कंपनी के शेयर्स है वो खुले बाजार में मिलने लग जाते हैं। कोई भी उस कंपनी के शेयर्स को खरीद सकता है, बेच सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। किसी निजी कंपनी के सार्वजनिक होने का प्राथमिक विचार पूंजी जुटाना होता है। देखिए, कोई भी कंपनी तब जाकर अपनी कंपनी का आईपीओ लाती है और जो है यहाँ पर लाने का विचार लाती है जब कि उसको पैसों की यहाँ पर जो है ज़रूरत होती है और वो मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो उठाना चाहती है। खुले बाजार में अपने शेयर बेचकर कंपनी अधिक पैसा यहाँ पर प्राप्त करती है और अपने बिजनेस को यहाँ पर जो है बड़ा करती है, इसलिए वहाँ पर जो है वो अपने आईपीओ को लाती है। आगे आपको समझ में आईपीओ क्या होता है। आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि हमारे सामने कंपनी अपनी कंपनी का यहाँ पर जो है हिस्सा रखती है। ठीक है, और उस हिस्से में यहाँ पर हम जो है इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा आता है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि एफपीओ। ठीक है, ये कौन सा समय होता है, जब उस कंपनी का पहले से आईपीओ आ चुका है, जब वह कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, उसके बाद का प्रोसेस है ये। ठीक है, इसके अंदर में क्या होता है, इस प्रक्रिया को यहाँ पर कहा जाता है एफपीओ, जिसके माध्यम से स्टॉक मार्केट में पहले से ही लिस्टेड कंपनी अपने जो शेयर धारकों को नए शेयर यहाँ पर जारी करती है। जैसे कि मान के चलिए कि शुरुआत में उस कंपनी अपना आईपीओ लाई थी और अपनी कंपनी का केवल 5% ही उन्होंने मार्केट में डाला था। ठीक है, लेकिन अब इनको और पैसों की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 2%, 3% या 5% दोबारा से वो शेयर मार्केट में लिस्ट कर रही है और दोबारा से वो अपना एफपीओ जो है वो ला रही है, जिससे उनको और पैसे जो है वो मिल सकें। ठीक है, तो कंपनी आमतौर पर अपना स्टॉक के बेस को बढ़ाने के लिए जो है एफपीओ का यहाँ पर आयोजन करती है कि उनके जो स्टॉक्स बेस है वो बढ़े। ठीक है, और यहाँ पर जो है पब्लिक के सामने जो है अपना आईपीओ लाने के बाद का प्रोसेस है, ये आईपीओ लाने के बाद का प्रोसेस है एफपीओ। ठीक है, पहले यहाँ पर आईपीओ ही आता है किसी भी कंपनी का लिस्ट होने के बाद। ठीक है, एफपीओ एक बाद का मुद्दा है, जबकि आईपीओ सबसे पहले आता है। एफपीओ 2 उद्देश्यों के लिए बनाया गया। देखिए, जो एफपीओ है ये क्यों बनाया गया। आप सोचोगे कि जो आईपीओ है उसका काम तो ये है कि कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट हो रही है और उससे क्या है लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो एफपीओ लाने का क्या मतलब होता है, तो देखिए दोस्तों, एफपीओ लाने का मतलब होता है किसी संगठन के मौजूदा ऋण को कम करना। हो सकता है कि उस कंपनी का काम अच्छा नहीं चल रहा है, उसके ऊपर जो है ऋण हो गया है बहुत ज़्यादा, बैंकों से लोन आ गया है, तो बैंकों का जो लोन होता है वो इंटरेस्ट भी लाता है साथ में, अगर पैसा लाता है तो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बस उनको अपनी कंपनी का हिस्सा देना होता है और बदले में उनको जो पैसे मिलते हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है। आप ये सोचोगे कि जैसे किसी ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया और उसने जो है अपने पैसे दिए, बदले में उसको शेयर मिले, लेकिन वो बाद में बेच देगा, तो क्या वो कंपनी के पास चला जाएगा? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर उसने बेच दिया तो कोई और बंदा उसको खरीदने के लिए तैयार है। शेयर मार्केट में ये होता है, जब भी वो अपना पैसा मतलब जब भी वो कंपनी यहाँ पर आईपीओ अपना लाती है और पैसा सारा उसके पास पहुँच जाता है, उसके बाद उसको जो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है और बिजनेस बढ़ाने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल वो कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो है शेयर मार्केट में अगर आप किसी को आप अपना शेयर बेच रहे हो तो कोई दूसरा बंदा उसको खरीदने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ये मार्केट के अंदर में बंदे ही यहाँ पर खरीद बिक्री करते हैं, कंपनी का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर वो आईपीओ लाकर अपने पैसे जुटा लेती है। ठीक है, किसी कंपनी का पूंजीकरण बढ़ाने के लिए, किसी कंपनी को यहाँ पर पैसे बढ़ाने के लिए, यानी कि उनको पैसों की दिक्कत होती है, अतिरिक्त पैसा चाहिए होता है, थोड़ा ज़्यादा पैसा चाहिए होता है, या अपनी कंपनी का कर्ज उसको चुकाना है, ऋण चुकाना है, तो उसके लिए यहाँ पर जो कंपनियाँ हैं वो एफपीओ यहाँ पर जो है लाती है। आगे आपको समझ में। उसके बाद एक लास्ट है हमारा जिसका नाम है OFS। ठीक है, ऑफर्स फॉर सेल। देखिए ये क्या होता है, जो कंपनी के जो है प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के मालिक होते हैं,
उनको भी अपने शेयर्स बेचने होते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने बहुत शुरुआती समय में जो है उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हो, उनके पास जो है 2% 3% उस कंपनी का हो, तो वो कैसे अपने जो है शेयर्स को बेचेंगे, तो वो लाते हैं OFS, ठीक है। इसका अलग होता है, ये जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है किया जाता है। कंपनी जो लिस्टेड कंपनी होती है उनके शेयर्स को यहाँ पर बेचा जाता है, उस कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको बेचते हैं प्रमोटर्स, जिनके पास जो है यहाँ पर शेयर्स होते हैं। आम जनता को जो वो शेयर्स हैं वो बेचे जाते हैं, ठीक है। तो सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली जो फर्म होते हैं, जो उनके प्रमोटर्स होते हैं, वो अपना स्वामित्व कम करने के लिए, यानी कि उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को कम करने के लिए ये काम करते हैं। और सेबी ने से 2012 में जो है ये पद्धति यहाँ पर शुरू की थी, जो प्रमोटर्स चाहे तो अपने शेयर जो है वो बेच सके, ठीक है। तो OFS तंत्र केवल तभी यहाँ पर नियोजित किया जाता है जब मौजूदा शेयर्स की यहाँ पर बिक्री के लिए यहाँ पर इसको पेश किया जाता है, और इसके लिए जो है इस विंडो को चालू किया जाता है और 1 दिन के लिए इस विंडो को यहाँ पर चालू किया जाता है, ठीक है। कंपनी को OFS से 2 कार्य दिवस पहले स्टॉक एक्सचेंज को जो है ये बात जो है अपनी योजना के बारे में बताना होता है, और उसके बाद जो है ये प्रोसेस जो है ये चालू होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सरल तरीके आप समझ गए होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो भी कंपनी पहले से लिस्ट हो रखी है, ठीक है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी शेयर मार्केट में, उसके जो प्रमोटर्स है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर जो है बेचते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होता है ये सारा तरीका, इसमें अपनी जो है हिस्सेदारी जो है वो शो करते हैं और अपनी जो हिस्सेदारी है वो कम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई कंपनी है जिस कंपनी का नाम है ABC, और मैंने उस कंपनी में शुरुआत में उसमें पैसे इन्वेस्ट किए थे 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, और मुझे उस कंपनी का 2% जो हिस्सा है वो मिल गया था, ठीक है। और अभी तक मेरे पास उस कंपनी का 2% जो हिस्सा है वो रखा हुआ है, लेकिन वो कंपनी बड़ी हो गई है, अब करोड़ों की हो गई है, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गई है और शेयर मार्केट में पहले से वो लिस्ट हो चुकी है। तो अब मैं चाहूँ तो उस शेयर्स को यहाँ पर जो 2% हिस्सा था उसको बेच सकता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें होती है दोस्तों वो आपको समझ में आ गया, OFS। आगे चलते हैं और अब समझते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, आपने इसके बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसके बारे में बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सभी को पहले ही पता होगा, ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, म्यूचुअल फंड को एक निवेश वाहन के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है, जिसमें यहाँ पर कोई व्यक्ति समय के साथ पूंजीगत रिटर्न उत्पन्न करने के लिए अपनी बचत और पैसे को यहाँ पर जमा करता है। देखिए समझिए, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ पर सब लोग जो है बहुत छोटी छोटी रकम डालकर यहाँ पर एक बड़ा पैसा बनाते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड यानी हम सब का फंड इसके अंदर जो है वो म्यूचुअल है, और उस फंड को यहाँ पर जो क्या है, जो फंड वो होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, वो किसी अच्छी कंपनी में यहाँ पर जो है उस फंड को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें अच्छा रिटर्न आता है। ये म्यूचुअल फंड होता है। मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। देखिए मान के चलिए यहाँ पर जो है 10,000 बंदे हैं और सब ने यहाँ पर 100 रुपये दिए, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 रुपये दिए, वो पैसा बहुत ज़्यादा बन गया। अब वो पैसा किसी फंड मैनेजर के पास जाएगा, 1 2 या 3 फंड मैनेजर जो है उस फंड को यहाँ पर मैनेज करते हैं, ठीक है। अब वो किसी भी सेक्टर में, जिस सेक्टर में वो म्यूचुअल फंड जो है अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, वो किसी भी सेक्टर का हो सकता है, बैंकिंग सेक्टर का हो सकता है, IT सेक्टर का हो सकता है, ठीक है। और उसमें वो अच्छे स्टॉक्स की पहले रिसर्च करेगा, क्योंकि जो फंड मैनेजर होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो वो जो है उसको रिसर्च करेगा और वो जो पैसा है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है सभी शेयर्स में डालेगा, जिससे उनका जो म्यूचुअल फंड है जो भी है वो वहाँ पर जो है ग्रो करे, और उसके साथ ही सब ने जो पैसे लगाए हैं वो भी ग्रो करे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती है। म्यूचुअल फंड निवेशकों का फंड होता है, यानी कि हम सभी का फंड होता है, जिसमें स्टॉक्स में देखिए ये देखना होता है कि वो म्यूचुअल फंड जिसमें आपने पैसे डाले हैं वो म्यूचुअल फंड किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप उसके शेयर्स में जाकर देख सकते हो, वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता है, बॉन्ड में कर सकता है, या दोनों में कर सकता है, ठीक है। अल्पकालिक के लिए कर सकता है वो इन्वेस्ट, कम समय के लिए भी कर सकता है, ज़्यादा समय के लिए भी कर सकता है। तो अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो हाई रिस्क वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं, कुछ होते हैं जो लो रिस्क वाले होते हैं। तो जो लो रिस्क वाले होते हैं वो बहुत बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो हाई रिस्क वाले होते हैं वो छोटी छोटी कंपनी में भी इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब थोड़े रिस्की होते हैं। और जो मीडियम रिस्क वाले होते हैं वो दोनों में करते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। म्यूचुअल फंड व्यक्ति और संस्थानों दोनों के लिए निवेश के विकल्प है। देखिए म्यूचुअल फंड में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, आप भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मैं भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कोई बड़ी संस्थान है वो भी इन्वेस्ट कर सकती है। म्यूचुअल फंड पेशेवर रूप से प्रबंधित निवेश योजना, देखिए इसमें जो है एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो इनको चलाते हैं वो फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है अनुभवी होते हैं, जो आमतौर पर एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी द्वारा चलाई जाती है, जो लोगों के समूह के साथ यहाँ पर चलती है, उनके पैसों को स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में या अन्य किसी भी तरीके की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे पैसा जो है वो बने।
म्यूचुअल फंड सरकारी निकाय द्वारा जो है विनियमित होता है। यहाँ पर ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब लीगल होती है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड का जो प्रबंधन जो है वो अच्छे वित्तीय पेशेवर यानी कि फंड मैनेजर द्वारा जो है किया जाता है, जिनको हम फंड मैनेजर के रूप में जानते हैं, ठीक है। जिनके पास जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति होती है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उनको फंडामेंटल एनालिसिस आता है, उनको जो है टेक्निकल एनालिसिस आता है, ठीक है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो समय समय पर सिचुएशन को देखकर, जैसे मान के चलिए उन्होंने जो है फंड मैनेजर ने 1,000 करोड़ रुपए उसमें इन्वेस्ट कर दिए किसी 10 कंपनी में। उनको लगता है 10 में से 9 ठीक है, एक में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो उन पैसों को इधर उधर भी जो है वो कर देते हैं और उस कंपनी को छोड़कर वो किसी और कंपनी में भी जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है। फंड मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं यहाँ पर म्यूचुअल फंड के अंदर में। आगे आपको समझ में। उसके बाद यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड की विशेषताएं। देखिए म्यूचुअल फंड की बहुत सारी विशेषताएं होती है। अगर आप नॉर्मल तरीके से किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते, जैसे मान के चलिए कि आप और मैं इन्वेस्ट करते, तो हम कितना ज़्यादा रिसर्च कर लेंगे, हम टेक्निकल देख लेंगे, फंडामेंटल देख लेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट देख लेंगे, लेकिन हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाएंगे। और जो फंड मैनेजर होते हैं वो उन कंपनियों के अंदर जाकर भी उन कंपनियों का हाल देख लेते हैं कि वहाँ पर जो स्टाफ है, वहाँ पर जो टीम है वो किस प्रकार से काम कर रही है, उनके अंदर की जानकारी भी निकाल लेते हैं। कई सारी चीज़ें होती है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की तरह से आप समझ सकते हो सिक्योर होता है, और कंपेयर करें तो मतलब सुरक्षित होता है। कंपेयर करें अगर हम कर रहे हैं तो नॉर्मली, तो ठीक है, क्योंकि हम कर रहे हैं तो हम एक ही कंपनी में करेंगे, ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होती है। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का निवेश माध्यम है जो अलग अलग निवेशक की पूंजी को, यानी कि हम सभी के इन्वेस्टर के पैसे को एकत्रित करती है, पहले उसे जमा करती है, उसके बाद उसको स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, ठीक है, मनी मार्केट में, या अलग अलग यहाँ पर जगह पर जो है वो इन्वेस्ट करती है, ठीक है। फंड मैनेजर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं। और जो है म्यूचुअल फंड जो है निवेशकों के लिए, पूंजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, और उसके लिए जो है वो रिटर्न ला के यहाँ पर जो है वो देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आप खुद से करते हो तो उसमें आपका टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। अगर आप खुद से करना चाहते हो इन्वेस्ट तो वो भी आप शेयर मार्केट में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जिन बंदों के पास टाइम नहीं होता, वो कोई और काम कर रहे होते हैं, उनका कोई अलग बिजनेस होता है, तो सिंपल अच्छे म्यूचुअल फंड में पैसा डाल देते हैं, ठीक है। इंडेक्स फंड में पैसा डाल सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं हम इसको म्यूचुअल फंड के लाभ। म्यूचुअल फंड के बहुत सारे लाभ हैं, मैंने आपको कुछ लाभ अभी बताए, कुछ लाभ यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। एक पोर्टफोलियो के भीतर निवेश और परिसंपत्तियों का मिश्रण म्यूचुअल फंड में निवेश के लाभों में से एक है। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में कई सारी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है और उन कंपनियों को बहुत अच्छे से एनालाइज किया जाता है, और ये अच्छी बात है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके पैसे थोड़े डाइवर्सिफाई होते हैं। नहीं तो लोग सब क्या करते हैं, किसी एक कंपनी में अपने पूरे पैसे लगा देते हैं, और मान चलिए उस कंपनी में कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा तरल निवेश होता है। तरल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर लिक्विडिटी होती है। मैंने आपको बताया था ना, आप किसी ऐसे इन्वेस्ट में पैसे डाल दो, मतलब ऐसे स्टॉक में पैसे डाल दो जिसमें लिक्विडिटी नहीं है, तो आपका वो शेयर बाद में बिकेगा नहीं, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि इन्हें प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदना और बेचना आसान होता है। म्यूचुअल फंड आसान होता है, देखिए आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, लिक्विडिटी होती है उसमें। एक पेशेवर निवेश प्रबंधक कठोर अनुसंधान और कुशल व्यापार के माध्यम से हर चीज़ का ख्याल रखता है। मैंने आपको बताया था इसके जो फंड मैनेजर होते हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक्सपर्ट होते हैं अपने काम में। उस एक्सपर्ट होने के साथ साथ उनको एक्सपीरियंस भी होता है बहुत लंबे समय का। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है ध्यान रखते हैं, जिससे आपके जो पैसे हैं वो नुकसान ना हो। म्यूचुअल फंड निवेशकों को विदेशी और घरेलू निवेश संभावनाओं तक पहुँच होती है। देखिए जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो अपने देश के शेयर्स में तो इन्वेस्ट करते ही हैं, साथ के साथ विदेशों के शेयर्स में भी करते हैं। कुछ ऐसी म्यूचुअल फंड है जो यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। म्यूचुअल फंड की काफ़ी पहुंच होती है। म्यूचुअल फंड में समय समय के साथ यहाँ पर जो है उच्च रिटर्न प्रदान करने की जो है संभावना ज़्यादा होती है। देखिए आप जो है अगर किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको वहाँ पर जो प्रॉफिट के चांसेस हो ज़्यादा होते हैं। अगर उस म्यूचुअल फंड का आप रिकॉर्ड देख सकते हो कि उसने 10-15%, 12%, 20% का रिटर्न जो है वो सालाना दिया होता है, तो आप उनके ट्रैक रिकॉर्ड से पता लगा सकते हो। लेकिन अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो आपके ज़्यादातर चांस है कि आपने पैसे पिलवा दोगे, मतलब कि आप अपने पैसे जो है उसका नुकसान करवा लोगे, ज़्यादातर चांस होता है। क्योंकि नए इन्वेस्टर को जो है नहीं पता होती सारी चीज़ें, और उनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें होती है। यहाँ पर समझिए म्यूचुअल फंड के प्रकार। मैंने आपको बताया था म्यूचुअल फंड जो है कई तरीके के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए जो है म्यूचुअल फंड के कुछ प्रकार बताए। यहाँ पर है ओपन एंडेड फंड्स, ठीक है। ये फंड्स क्या होता है, ये संख्या या समय को सीमित नहीं करते, ठीक है। यानी कि ये जो फंड है अगर आप इसको खरीदना चाहते हो, इसे बेचना चाहते हो, तो इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है
कि आप कितनी ज़्यादा खरीद सकते हो, किसी भी समय पर खरीद सकते हो, कम खरीद सकते हो, ज़्यादा खरीद सकते हो, आज खरीद सकते हो, कल खरीद सकते हो। इसमें किसी चीज़ की कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती। निवेशक पूरे साल इसको जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एंट्री भी ले सकते हैं, एग्जिट भी ले सकते हैं। जो उसका जो फीस होती है एंट्री एग्जिट की, वो शायद आपकी वहाँ पर जो है कटती है, और ये सारी जो चीज़ें आप कर सकते हो। उनकी भी फीस होती है म्यूचुअल फंड वालों की, तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके अंदर लिक्विडिटी होती है, तो इसलिए जो है इन्वेस्टर जो है वो कभी भी एंट्री ले सकता है और एग्जिट ले सकता है। लेकिन ये है क्लोज एंडेड फंड। इसके अंदर क्या होता है, इसमें सीमित समय के दौरान ही आपको उसको खरीदना होता है और एक समय आने पर ही आप उसे बेच सकते हो, यानी इसमें लिमिटेशन होती है। एक आया प्रारंभिक प्रस्ताव के समय जारी की जाती है, यानी कि एक समय जारी की जाती है, उसी समय जो है आप इसको खरीद सकते हो, और इसलिए इसका नाम क्लोज एंडेड फंड है। और एक क्लोज एंडेड फंड म्यूचुअल फंड योजना है, ये आपके निवेश को एक निश्चित अवधि के लिए इसको लॉक कर देगा। आप समझ रहे हो। देखिए, एक हो गया आपका नॉर्मल वाला, ये आपका नॉर्मल वाला है, इसमें आप कभी भी खरीद सकते हो, कितना भी खरीद सकते हो, और कभी भी बेच सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। इसके बाद है ये वाला, इसमें आप निश्चित समय के दौरान ही खरीद सकते हो और एक निश्चित समय के बाद ही बेच सकते हो। इसमें आपके जो पैसे हैं वो लॉक हो जाते हैं एक समय के लिए। आगे आपको समझ में। उसके बाद समझिए यहाँ पर देखिए इक्विटी फंड। इक्विटी फंड का मतलब क्या होता है? इक्विटी फंड का मतलब होता है इसमें जो भी बंदा इन्वेस्ट कर रहा है पैसे उस म्यूचुअल फंड में, उसके सारे पैसे इक्विटी में लगाए जाएंगे। इक्विटी का मतलब है शेयर्स में लगाए जाएंगे, ठीक है। कुछ होते हैं जिसमें आपके सारे पैसे बॉन्ड्स में लगते हैं, कुछ होते हैं जिसमें आपके पैसे इक्विटी में भी लगते हैं और बॉन्ड्स में भी लगते हैं, ठीक है। तो ये है आपका इक्विटी वाला। इसमें जो आपके सारे पैसे हैं वो आपके इक्विटी में लगेंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाएंगे। इक्विटी फंड कंपनी के शेयरों में इन्वेस्ट करता है ओनली, ठीक है, और उनका रिटर्न शेयर बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। देखिए, जैसे मान के चलिए ये मेरा म्यूचुअल फंड है, ठीक है, इसका नाम है इक्विटी। इसके अंदर मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूँ। इसमें मेरे पास जितने भी पैसे आए मैं क्या करूँगा, उसको अलग अलग कंपनी में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री में हो गया या और भी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो गई, उसके अंदर ये SBI वाला जो वो है, SBI के जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करूँगा। तो लेकिन मैं एट द एंड कर तो रहा हूँ क्या कहते हैं उसमें, शेयर्स में। तो मेरा इक्विटी फंड हो गया, इसमें सारे पैसे इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये फंड उच्च रिटर्न उत्पन्न करता है। सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है वो यही वाले फंड देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिस्क भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और यदि आपके पास जो है बड़ा लक्ष्य है, यानी कि बहुत लंबे समय के लिए आपने गोल को देख रहे हो, तो आपको इसी में करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। और अगर आप लंबे समय के लिए कर रहे हो तो आपको इसमें जो जोखिम है वो भी कम देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे जोखिम बहुत ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि इसमें रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर ऋण निधि की, यानी कि डेट फंड्स की। तो इसमें सरकार की प्रतिभूतियाँ होती हैं, इसलिए इसमें जो रिस्क है वो कम होता है, इन्वेस्टर के पैसे जो हैं वो खतरे में कम होते हैं। डेट फंड जो है न्यूनतम जोखिम के साथ आता है। इसमें आपको कम से कम जो है रिस्क देखने को मिलेगा, और इसमें जो आपके रिटर्न है वो जो है इक्विटी फंड जितने नहीं होंगे, इक्विटी फंड से थोड़े कम होंगे, ठीक है। तो डेट फंड क्या है? म्यूचुअल फंड योजना है, और ये भी जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। उसके बाद आता है यहाँ पर हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स क्या है? ये इन दोनों का मिश्रण है। हाइब्रिड फंड जो है इसमें आपके डेट फंड्स भी आ जाएंगे, इसमें आपके इक्विटी फंड भी आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे। ये एक अच्छा है, बेहतरीन है, क्योंकि इसके अंदर जो है आपका जो जोखिम है वो भी यहाँ पर मॉडरेट हो जाता है, और आपका जो वो है जो रिटर्न है वो भी ठीक ठाक ही बना रहता है, ठीक है। यानी कि दोनों चीज़ इसमें ठीक ठाक है, हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें आपके पैसे शेयर्स में भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, यानी इक्विटी में भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, और डेट में भी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। तो ये जोखिम को कम करता है और एक अच्छा पोर्टफोलियो यहाँ पर बनाता है। क्योंकि देखिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो का मतलब होता है जहाँ पर जो चीज़ें हैं वो डाइवर्सिफाई हो, यानी कि अलग अलग जगह लगी हो, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कभी भी भूल कर एक कंपनी में सारे पैसे मत लगाना, क्योंकि एक वो कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें हो जाती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती है। अलग अलग वर्ग में अगर हम पैसे लगाते हैं और हमारे पास एक मिश्रण होता है स्टॉक्स का, तो वो बहुत अच्छा बात होती है। दो सामान्य प्रकार के हाइब्रिड फंड संतुलित और आक्रामक होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं एक एक्टिव फंड्स की और एक पैसिव फंड्स की। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर एक्टिव फंड। नाम से पता चल रहा है ये एक्टिव है। इसका मतलब है कि देखिए, ये जो भी फंड है, जो भी म्यूचुअल फंड है, उसके अंदर जो भी उनके फंड मैनेजर है वो एक्टिव है, यानी वो देखते रहते हैं चीज़ों को। अगर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया है, वहाँ पर पैसे नुकसान होने के चांसेस है, तो वो उसको क्या करेंगे, फंड मैनेजर
उस कंपनी के शेयर्स बेचकर दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। यहाँ मतलब कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है। एक होता है हमारा पैसिव वाला, उसमें ज़्यादा जो है छेड़छाड़ नहीं की जाती, उसमें निफ्टी या सेंसेक्स को देखकर, यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स के इंडेक्स के अंदर भी जो भी शेयर्स है उन्हीं शेयर्स को यहाँ पर फॉलो किया जाता है। अगर निफ्टी में से कोई जो है अलग हुआ तो उस शेयर्स को वहाँ पर जो हटा दिया जाता है और जो ऐड हुआ उसको वहाँ पर डाला जाता है। यानी कि मेनली उस वाले में क्या करते हैं, किसी चीज़ को सिर्फ देखते हैं वहाँ पर, उसी के हिसाब से करते हैं, जबकि एक्टिव में यहाँ पर जो फंड मैनेजर है वो एक्टिव रहता है, ठीक है। तो एक सक्रिय फंड में पोर्टफोलियो मैनेजर यानी कि फंड मैनेजर निर्धारित करता रहता है, वो सक्रिय होता है, वो एक्टिव होता है, सारी चीज़ों को देखता रहता है, ठीक है, और खरीदना व बेचना वो जारी रखता है, ठीक है, या नहीं स्टॉक्स का वो चयन करने में। सक्रिय फंडों का एक समर्पित फंड मैनेजर होता है जो बाजार की गतिशीलता को ध्यान रखता है, यानी कि बाजार के सभी न्यूज़ को, सभी चीज़ों को वो देखता रहता है और बिक्री और खरीद के समय सभी निर्णयों को वो देखता रहता है, ठीक है। एक्टिव वाली बातचीत है। उसके बाद है यहाँ पर पैसिव वाली बातचीत, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, पैसिव फंड अपने पोर्टफोलियो को बार बार बदलाव नहीं करता। देखिए अगर आपने एक्टिव फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट किया है तो एक्टिव फंड में आपको क्या होगा, वो फंड मैनेजर देखेगा आपकी सारी चीज़ें, कोई दिक्कत हुई आपके फंड में तो वो वहाँ पर उसको रिमूव करके दूसरा ऐड कर देगा। पर यहाँ पर पैसिव में ऐसा नहीं होता। इसके अंदर में क्या होता है, निफ्टी को यहाँ पर देखा जाता है, उदाहरण के लिए निफ्टी को यहाँ पर देखा जाएगा और निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो भी शेयर्स शामिल है उसी को ट्रैक करता रहता है और उन निवेशकों के लिए उपयुक्त है जो बाजार के सूचकांक के अनुसार यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। देखिए ये उनके लिए अच्छा है जो ज़्यादा झंझट नहीं लेना चाहते, उनको पता है कि निफ्टी 50 के अंदर जो कंपनियां हैं वो अच्छी है और अगर कोई कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही तो उसको निफ्टी 50 से हटा दिया जाएगा, तो वो इसमें कर सकते हैं। ये भी बढ़िया होता है। ये फंड बाजार से अधिक रिटर्न नहीं दे सकता और लेकिन इसे अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्थिर माना जाता है। देखिए जो फंड मैनेजर वाला जुगाड़ होता है ना, वो कई कबार ज़्यादा रिटर्न दे जाता है, ठीक है, और ये उससे थोड़ा कम रिटर्न देता है, लेकिन ये थोड़ा सेफ होता है, ठीक है, इसमें क्योंकि ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं और इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही जैसे चलती रहती है। और तब उसके बाद भी एक रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट में बताया गया था कि जो ये वो वाले फंड होते हैं, इंडेक्स फंड होते हैं, ज़्यादातर जो इंडेक्स फंड है वो बीट कर देते हैं उन सभी म्यूचुअल फंड को, ठीक है, यानी कि ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव फंड क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं जोखिम, रिस्क। देखिए दोस्तों ये वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही शेयर मार्केट का नाम आता है तो उसके साथ ही आपको रिस्क का भी नाम सुनाई देता होगा कि शेयर मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आप समझिए कि रिस्क कहाँ कहाँ होता है और कैसे कैसे रिस्क होता है। देखिए जोखिम का तात्पर्य आपके निवेश में किसी भी अनिश्चितता से है। देखिए अगर आप जो है, जोखिम किसके ऊपर डिपेंड करता है, जोखिम डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अगर आपने किसी कंपनी के किसी एक शेयर में इन्वेस्ट किया तो वहाँ पर आपका रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप उतने तेज़ नहीं हो, आपको नहीं पता है कि वो कंपनी अच्छी या नहीं है, तो आपके सारे पैसे वहाँ पर डूब सकते हैं। अगर आपने किसी बेकार शेयर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन वो आपके धीरे धीरे डूबेंगे, एकदम से नहीं डूबेंगे, ठीक है। और आपके जो अगर पैसे उसमें आपके जो है नुकसान होने के चांसेस हैं, तो आपने जो अपना बजट बनाया है, जो भी आपका पैसा है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जोखिम में मूल निवेश का कुछ या पूरा हिस्सा खोने की संभावना होती है। देखिए गलत जगह इन्वेस्ट किया आपने तो आपका पूरा पैसा भी यहाँ पर खराब हो सकता है, पूरा पैसा भी खत्म हो सकता है अगर आप पेनी स्टॉक्स के चक्कर में पड़ गए जिन्हें ऑपरेटर सब ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पूरे पैसे भी जा सकते हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आपने किसी ट्रेडिंग का सहारा लिया और अगर आपको ट्रेडिंग की जीरो नॉलेज है तो वहाँ पर भी आपके पूरे पैसे जा सकते हैं, ठीक है। FNO वगैरह लोग सब जो करते हैं उसमें पूरे के पूरे पैसे खत्म होने के चांस होते हैं, जीरो, वो भी एक दिन में, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को से आप बिल्कुल दूर रहिएगा अगर आपको शेयर मार्केट की जरूरत, मतलब अगर आपको शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है तो, ठीक है। तो ये होता है, मतलब जोखिम इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस में इन्वेस्ट करो। जैसे मान के चलिए आपने रिलायंस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया तो आपके पैसे वहाँ पर ज़्यादा लॉस होने के चांसेस है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़ी कंपनी है, अपने देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, ठीक है, एक तरह से सबसे बड़ी कंपनी है। और रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर में रिलायंस के सारे बिजनेसों के एक तरह से आप समझ सकते हो शेयर्स आते हैं, मतलब जो प्रॉफिट जनरेट होता है, जो भी चीज़ें होती है उसी के अंदर आता है। तो आपके पैसे उसमें कभी भी जीरो होने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, आपका रिस्क उसी के ऊपर डिपेंड करता है जहाँ पर आपने पैसा लगाया है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाया तो वहाँ पर भी जो है आपके पैसे जीरो होने की बहुत कम संभावना होती है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ठीक है। तो अन्य जोखिम भी मौजूद है। एक तरलता का जोखिम मैंने आपको बताया था। तरलता का जोखिम क्या होता है, लिक्विडिटी,
ये उन्हीं शेयर्स में होते हैं जो कंपनियां अच्छी नहीं होती है, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है। इसका मतलब होता है लोग उसमें ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा ना खरीद कर रहे हैं ना बेच कर रहे हैं। अगर गलती से आपने वो वाला जो है खरीद लिया, ठीक है, और आपको कोई जो है वहाँ पर बायर नहीं मिला जिस समय आप सेल कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर जो है आप जो अपना शेयर है वो बेच भी नहीं पाओगे, आपको वहाँ पर बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, सामान्य तौर पर जैसे जैसे जो है निवेश आप करते जाओगे और अगर आप चीज़ों को समझते जाओगे तो आपको जो जोखिम का खतरा है वो कम होता जाएगा। और अगर आपने बिल्कुल नहीं समझा है तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा जोखिम है, छोटी छोटी चीज़ों में भी आप अपने पैसे वहाँ पर गंवा सकते हो। निवेशक ऐसे जोखिम लेने के लिए जो है उच्च रिटर्न की तलाश करते। देखिए कई बार क्या होता है, लोगों को यहाँ पर आदत हो जाती है, वो क्या करते हैं, वो इस शेयर मार्केट को थोड़ा सट्टे की तरह समझते हैं कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, पैसे बढ़ गए तो बेच दूंगा, घट गए तो बेच दूंगा। तो उसमें यहाँ पर क्या होता है, एक माइंडसेट वाली दिक्कत हो जाती है। मान के चलिए आपको किसी शेयर में नुकसान हुआ है तो आप चाहोगे कि मैं ये नुकसान जो है इसकी भरपाई कर लेता हूँ फिर छोड़ दूंगा। ठीक है, वहाँ पर आपको और नुकसान हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि इतना हो जाएगा उसके बाद छोड़ दूंगा। तो ऐसे करके वहाँ पर जो है उच्च रिटर्न की तलाश में वहाँ पर कुछ बंदों को बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो भी हो जाता है। ठीक है, जोखिम के यहाँ पर दो मुख्य प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, जोखिम भी यहाँ पर दो तरीके की होती है, एक होती है व्यवस्थित, एक होती है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का मतलब वो होता है जो नॉर्मल बंदे करते हैं गलती, उनको पता ही नहीं होता कि रिस्क कितना ज़्यादा है और उनका कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एक होता है व्यवस्थित, जो ट्रेडिंग लोग करते हैं उनको सबको पता होता है। जैसे मान के चलिए इंट्राडे कर रहा है कोई बंदा, तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा के रखता है कि अगर आज इस स्टॉक ने 10% से ज़्यादा का नेगेटिव दिया तो मैं यहाँ पर इसको बेच दूंगा, स्टॉप लॉस होगा, अपने आप एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये व्यवस्थित हुआ। अव्यवस्थित में क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो कितने पे बाहर निकलेंगे। तो कई बार उनका जो है यहाँ पर 50% का लॉस हो जाता है, वो सोचते हैं चलो ये कवर होगा तब बेच दूंगा, फिर वो 40%, फिर वो 60% का लॉस हो जाता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो होती है। तो रिस्क को समझना स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब हम जो है रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में समझिए। देखिए, अगर यहाँ पर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए सबसे पहली बात है कि आपको शेयर मार्केट की थोड़ी नॉलेज लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपको फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। अगर आप जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो फंडामेंटल देखिए, अगर आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो आपको फिर यहाँ पर फंडामेंटल भी देखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, नॉर्मल अगर आप इन्वेस्टर हो तो निवेश में जोखिम के बारे में समझिए। देखिए, व्यवस्थित जोखिम और गैर व्यवस्थित जोखिम दो बुनियादी चीज़ें हैं यहाँ पर, एक रणनीतियाँ हैं। ठीक है, अगर आप जो है यहाँ पर एक ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने जो सोच समझ के रिस्क लिया है तो वो ठीक है, लेकिन जो बंदों को समझ में नहीं आता या जो शुरुआती है उनको बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ पर समझिए, अगर आपको रिस्क कम से कम करना है, आप केवल यहाँ पर इन्वेस्टिंग करने आए हो, ट्रेडिंग करने नहीं आए हो, तो आप अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग वर्गों में बांटिए। सबसे बढ़िया तरीका है आप जो कुछ पैसे स्टॉक्स में करिए, कुछ जो है बॉन्ड्स में करिए, कुछ रियल इस्टेट में डालिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी। इससे क्या है, आपका जो रिस्क है वो कम होगा। देखिए, क्योंकि ये नुकसान आपको किसी एक जगह हो सकता है, बाकी प्रॉफिट तो आपको सारी जगह होगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको उसमें जो रिटर्न मिलेगा वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है, आप चाहे तो रेंट का सिस्टम अपना सकते हो। आपके पास अगर बहुत पैसा है तो आप फ्लोर खरीदिए, उसको रेंट पे दीजिए। ये सारी चीज़ें होती है। डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट भी कर रहे हो, अपने सारे पैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप कम से कम 5-10 कंपनियों में इन्वेस्ट कीजिए जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनियाँ हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, तो उसमें आपको शुरुआत में कम से कम जो है आपको फ़ायदा देखना है और अपने पैसों को बचाने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके अंदर में आपके जो पैसे हैं वो आपके सेफ रहते हैं अगर आप डाइवर्सिफाई अपने पैसों को कर लेते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, चारों तरफ फैलाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है। संपत्ति में आपको जो है यहाँ पर आपको जो अपना रिस्क है उसको कम करना है। अगर मान के चलिए आपको किसी चीज़ में जो है वहाँ पर किसी शेयर में लॉस हो रहा है, तो आप ये मान लीजिए, एक डिसाइड कर लीजिए कि अगर मेरे को इससे ज़्यादा लॉस हुआ तो मैं इसको बेच दूंगा, क्योंकि उसके बाद आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रह जाएगा। ऐसा ना कि पूरे ही पैसे आपके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये समय के साथ साथ जो है ये नॉलेज आती है और पोर्टफोलियो को जो है डाइवर्सिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है आपके यहाँ पर जो पैसे हैं वो बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ पर शेयर मार्केट की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहाँ पर मिल गई होगी और इस चैप्टर में, इस लेसन में यही सारी जो बातचीत है ये की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको पसंद आ गई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दें, जिससे नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।